हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तो मोहब्बत की दुकान खोल दी है कर्नाटक में, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। ये बात उस दिन की है, यानी 13 तारीख की है, जब कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली थी कर्नाटक में। और अब राहुल गांधी इस दुकान की कई शाखाएं यानी कई ब्रांचेज खोलने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी 30 मई को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका जा रहे हैं। वैसे 28 को ही मोदी जी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने वाले हैं और यह दिन सावरकर जयंती का भी है। तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर किस सोच के तहत मोदी जी ने देश की नई संसद के उद्घाटन का दिन तय किया है। और सवाल यह भी है कि क्या ये काम राष्ट्रपति के करकमलों से नहीं होना चाहिए था? क्या दिखाने से लेकर संसद के उद्घाटन तक सारे काम मोदी जी ही करेंगे? इतना काम करेंगे तो थकेंगे, उनको आराम भी तो चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की, जिसमें वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 29 और 30 मई को राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम है और वहां राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। राहुल की यात्रा पर कांग्रेस ने जो पोस्टर जारी किया है, उसमें राहुल गांधी के कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया है। ये देखिए, ये पोस्टर है, जरा हाँ पोस्टर है, इसमें मोहब्बत की दुकान इन बे एरिया, ये जो रखा है आप देख रहे हैं। तो इनके कार्यक्रम का नाम ही मोहब्बत की दुकान रखा गया है और पोस्टर में लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाए। देखिए, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया 30 में ये जो आप देख रहे हैं, ज्वाइन हैंड्स फॉर अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, यानी कि लोक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाएं। इसके पहले इसी साल आपको याद होगा कि मार्च में राहुल गांधी का लंदन दौरा काफी सुर्खियों में था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत सरकार की आलोचना और देश में लोकतंत्र पर खतरे का जिक्र करके राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। कैम्ब्रिज के बाद अब राहुल स्टैनफोर्ड में किस तरह का भाषण देते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र बीजेपी को जरूर होगी कि यह पता नहीं कैसे और किस रूप में राहुल गांधी विदेश से बीजेपी को घेर दें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान कर दिया था। राहुल गांधी ने वहां भी, और सबसे पहले जो मोहब्बत की दुकान वाली बात राहुल गांधी ने कही थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में उन्होंने कही थी। आइए जरा रिकॉल करते हैं राहुल गांधी ने कहां से इसकी शुरुआत की। जो कह रहा हूं उसको एक बार सुन लेते हैं, मोहब्बत की दुकान वाली बात, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज मोहब्बत की दुकान की बात इतनी हम क्यों कर रहे हैं ये भी समझेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। पहली बार मोहब्बत की दुकान के बारे में राहुल गांधी जो कह रहे थे, सुनिए जरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं,
ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। तो सुना आपने, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने बीजेपी को भी कह दिया था कि आइए आप लोग और नफरत की के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। लेकिन यहां दुकान बीजेपी ने तो नहीं खोली, लेकिन कर्नाटक से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कर दिया है। और अब विदेश यात्रा पर, अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी जा रहे हैं और वहां भी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, ओपनिंग करने जा रहे हैं मोहब्बत के दुकान की। ज्वाइन हैंड्स, जो अभी पोस्टर देख रहे थे आप, 29-30 तारीख को, 28 को यहां से जा रहे हैं। और दूसरी ओपनिंग आप लोग देख चुके कर्नाटक में, शानदार ओपनिंग हो चुकी है मोहब्बत के दुकान की। तो ब्रांच खोलने की तैयारी राहुल गांधी, विदेश में भी और इसके बाद देश के दूसरे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां भी अगर मोहब्बत की दुकान खुली, यानी कांग्रेस की जीत हुई, तो बीजेपी के लिए फिर अपने कारोबार को संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा, समेटने का वक्त आ जाएगा। अभी कल ही कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम पद की शपथ लेंगे और इसी मौके पर विपक्ष के कई नेता जुटने वाले हैं। कर्नाटक के इस शपथ ग्रहण के बहाने कांग्रेस बीजेपी को फिर से झटका देने की तैयारी में है, क्योंकि उसके नेतृत्व में विपक्ष के जुटने का मतलब है यूपीए 3 की संभावनाएं प्रबल होना, यानी यूपीए 3 का गठन होना। और अगर ऐसा हुआ तो फिर 2024 में बीजेपी किस तरह सत्ता हासिल कर पाएगी, ये बड़ी चुनौती उसके सामने रहेगी। नीतीश कुमार ने तो साफ कहा है कि वो जिस अभियान में लगे हुए हैं उसका कर्नाटक के चुनाव से शुभारंभ हो गया है। आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार देश भर में घूम घूम कर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक सशक्त मोर्चा बना रहे हैं, और कल वो कर्नाटक भी जा रहे हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बाकी विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, उसके लिए प्रयास चल ही रहा है। जरा सुन लेते हैं नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए, और खासकर कर्नाटक, और काफी उत्साहित हैं नीतीश कुमार। अपने साथ अपने भतीजे यानी कि तेजस्वी यादव को भी लेके जा रहे हैं कल। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। कर्नाटक जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से तेजस्वी जी भी रहेंगे साथ में, तेजस्वी भी साथ में। कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है। और जो बने हैं मुख्यमंत्री, उनका तो हमको पहले से संपर्क था जी, तो उन्होंने भी कहा, और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे, वही हम जा रहे हैं। आपने जिस अभियान का श्री गणेश किया है उसका शुभारंभ मानते हैं? बेहतर हुआ। सबसे पहले जरा वो आएंगे ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए हैं, और जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को। आप लगातार बोलते रहे कि विपक्ष अगर एकजुट होगा तो परिदृश्य दूसरा होगा, लेकिन कर्नाटक ने तो ये दिखा दिया। एक बार जब वहाँ पर हो गया, तो उसी के बाद इसी का असर है, तो बाकी सब विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए प्रयास चल ही रहा है। तो कल तो जाएंगे, उसका दौर भी जो। यानी नीतीश साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष का एकजुट होना देश हित में होगा, क्योंकि विपक्ष एक होगा तभी बीजेपी को हम हरा पाएंगे। और राहुल गांधी इस एकजुटता का चेहरा बन सकते हैं। और इधर राहुल की मोहब्बत की दुकान खुलती रहे तो बीजेपी की परेशानियां बढ़ती रहेंगी। बीजेपी ने अपने तरीके से तो राहुल को घेरने की
कई नाकाम कोशिशें पहले की हैं, अब उन पर कानून का जोर दिखाया जा रहा है। मानहानि मामले में सूरत से तो राहुल गांधी को सजा मिल ही चुकी है और सांसदी भी चली गई, उनका बंगला भी खाली करवा लिया गया। अब झारखंड हाई कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका दिया है। इस मामले में चाईबासा कोर्ट में कार्यवाही पर लगी हुई रोक को हाई कोर्ट ने हटा दी है, झारखंड हाई कोर्ट ने हटा दी है और राहुल की तरफ से सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिए समय भी मांगा गया था, उस समय को भी, इस मांग को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उस आग्रह को अदालत ने नहीं माना है। अब आगे इस मामले में राहुल को बरी किया जाता है या कोई और फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि राहुल को जितना घेरने की कोशिश बीजेपी करेगी, विपक्ष उतना मजबूत होता जाएगा। कई विपक्षी नेता पहले ही एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सहमति जतला चुके हैं और जैसे जैसे बीजेपी की कारगुजारियां सामने आएंगी, विपक्ष के नेता अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एक सूत्र में बंधते जाएंगे। कल कर्नाटक में इस गठजोड़ की पहली तस्वीर हम देख सकते हैं और इस बीच आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सैम पित्रोदा, जो राजीव गांधी के कभी कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, इस देश में संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं सैम पित्रोदा, अब ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं और राहुल गांधी के विदेशी सलाहकार हैं। और उनसे आज रात 8:30 बजे इस कार्यक्रम के ठीक बाद प्रशांत टंडन जी हमारे साथी, उनका इंटरव्यू देखेंगे आप। और जब जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं, देश में बवाल कैसे होता है, क्यों होता है, क्या अभी जब जा रहे हैं राहुल गांधी तो फिर बवाल होने वाला है देश में, आखिर क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे सवालों का जवाब आप सुनेंगे इस इंटरव्यू में। सैम पित्रोदा सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे शिकागो से। तो दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, लेकिन एक खबर और, एक झटका और देना चाहता हूं। झटका तो बीजेपी के लोग ही देते हैं, बीजेपी सरकार देती है, मोदी सरकार देती है, तो मोदी सरकार का झटका आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई की खबर आई, एक प्रेस नोट जारी हुआ, हम सब तक पहुंचाया गया। उस प्रेस नोट में है कि अब 2000 के नोट, 2000 रुपए, वही जिसको चिप लगा हुआ कहते थे, और 200 मीटर दूर नीचे भी जमीन के अंदर भी हो तो पता चल जाएगा। ऐसी तमाम बातें पिट्ठू मीडिया के तमाम एंकरानियां कहा करते थे। उस 2000 रुपए के नोट को अब खत्म किया जा रहा है। आरबीआई अब छापना बंद कर चुका है और उसके बाद अब ऐसा है कि आप 30 सितंबर तक उसे बदल सकते हैं। 30 सितंबर के बाद, जी हां, इसी साल 30 सितंबर के बाद आप 2000 के नोट को मार्केट में नहीं चला पाएंगे। एक और नोटबंदी, तैयार रहिए, हो जाइए तैयार। 2000 के नोट अगर गड्डी बना के रखे हैं तो फटाफट कल से निकल लीजिए, क्योंकि अब वो 30 सितंबर तक ही है। खैर मनाइए कि आज रात 8:30 बजे के बाद से नहीं है या रात को 12 बजे से के बाद से नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कहे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चले गए हैं जापान, तो इसलिए, और जापान जब जाते हैं लोग तो आप समझते हैं, तो जापान चले गए हैं, लेकिन यहां एक फरमान जरूर जारी हुआ है। छोड़िए, आगे बढ़ें और अपने इस कार्यक्रम की तरफ आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे कि किस तरह कर्नाटक से बीजेपी को मिल सकता है एक और झटका और कैसे राहुल गांधी को घेरने की हर कोशिश बीजेपी पर पड़ सकती है भारी। बात करते हैं इस कार्यक्रम की और हमारे साथ जुड़े हुए कुछ वरिष्ठ साथी, हमेशा की तरह उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, शायद वीडियो उनका स्टिल है और अभी आ जाएंगे हमारे साथ, और डॉक्टर दीपक पासपोर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और सीधा आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास ही। किस रूप में देखा जाए, कर्नाटक से ही शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में कल विपक्षी एकता, लेकिन उससे पहले अभी हम सुन भी रहे थे नीतीश कुमार को हैरान परेशान बीजेपी और बीजेपी के पिट्ठू मीडिया, दोनों परेशान अपने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से देश भर में नफरत का जो कारोबार है उसको बढ़ाने की कोशिश। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान की शुरुआत कर्नाटक से कर दी है। कर्नाटक से जिस मोहब्बत की दुकान की शुरुआत की है उसके ब्रांचेज को ओपन करने के लिए अब वो अमेरिका भी जा रहे हैं
और अमेरिका में क्या कुछ होना है उस पर विस्तृत रिपोर्ट उनके ही साथी सैम पित्रोदा से वो बताएंगे 8:30 बजे हमारे इसी कार्यक्रम में। लेकिन आपसे ये जानना समझना चाहता हूं कि इस जो मोहब्बत की दुकान है उस दुकान में भीड़ लगने वाली है विपक्षी दलों की कल, कैसे यहां से परेशानियां शुरू होते हुए आप देख रहे हैं बीजेपी की? देखिए, परेशानियां तो बंगाल से ही शुरू हो गई थी, जब पूरी ताकत लगाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री अपने को वहां बचा नहीं पाए थे। सवाल यह था कि विपक्ष किसके नेतृत्व में एकजुट होगा। एकजुटता के प्रयास नीतीश जी भी कर रहे थे, एकजुटता के प्रयास राहुल जी भी कर रहे थे, एकजुटता के प्रयास अखिलेश यादव भी कर रहे, एकजुटता के प्रयास ममता बनर्जी भी कर रही थी। कर्नाटका के चुनाव के बाद से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं विपक्षी दलों की, उससे एक बात बहुत साफ होते जा रही है कि सारा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में इकट्ठा होने के लिए तैयार है। और इसका एक नजारा कल कर्नाटका में दिखेगा भी। जैसे जैसे ये मोहब्बत की दुकान का शोरूम जो है बड़ा होता जाएगा, बीजेपी की परेशानी बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि मोहब्बत की दुकान नाम रखा गया, और मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जो चिरंतन काल तक जीवित है, हमेशा रहेगा जब तक मानव है। पॉलिटिकल जहां तक सवाल है कर्नाटका का, वहां मीडिया का जहां तक सवाल है, पहले उन्होंने दिखाया कि एक नई बहू आने वाली है, उसकी पटरी नहीं खा रही है अपने पति से, जो पति से पटरी खा गई तो अब दिखा रहा है कि अब घर में कलह मचा हुआ है, सास ननद देवर भाभी जेठानी देवरानियों से नहीं पट रही है, लोग मंत्री पद मांग रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि जो बात जब यह बात प्रधानमंत्री या भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए आती है तो वो कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहे मंत्री बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तो लोग पूरा मीडिया ये कहने लगता है कि कलह मचा हुआ है। कलह तो वहां मचा हुआ है जहां बनने लायक कोई रह ही नहीं गया है जी। सवाल वहां पर उठना चाहिए कि इतने सारे मंत्री चुनाव हार गए, क्या हुआ था उनको, क्या किया था उन्होंने कि उनको चुनाव में हारना पड़ा। मोहब्बत की दुकान जब कल खुलेगी और उसके साथ साथ लोगों की आंखें खोलेंगी, वो आंखें दो राष्ट्रीय नेताओं के विदेशी दौरों को भी देखेंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री विदेश में होंगे और एक तरफ राहुल जी विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की यात्रा उस समय हो रही है जबकि प्रधानमंत्री को भी वहां जाना है। आपने देखा होगा एक ऑस्ट्रेलिया से खबर आई थी कि बीजेपी के हित में काम करने वाली एक संस्था बनी थी ऑस्ट्रेलिया में, और उसका प्रमुख बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, उसे सजा हो गई। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र इस पार्टी ने बनाया है विदेशों में, उसकी वहां पुष्टि हो गई थी। हमारे देश में तो बलात्कारियों को संस्कारवान बताते ही हैं, माला पहनाते ही हैं। इन्होंने सोचा शायद ऑस्ट्रेलिया में भी वैसा ही होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वहां की न्यायपालिका ने बहुत अच्छा निर्णय दिया और उनको जेल भेज दिया। अब बारी अमेरिका की है, जहां पर आपने नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, तब से आप अमेरिका जा नहीं पाए। अब पहली बार जा रहे हैं और वहां पर भी एक मुद्दा चला हुआ है कि भारत में वर्ग विशेष के खिलाफ बहुत अपमानजनक स्थिति को पैदा कर दिया गया है। भारत की जो छवि थी गुटनिरपेक्ष छवि थी, भारत की जो छवि थी धर्मनिरपेक्ष छवि थी, भारत की जो छवि थी एक अनेकता में एकता की छवि थी, उस छवि को
कितना डैमेज इन 9 सालों में किया गया है कि अब हम इस बारे में ये जाने जाते हैं कि हमारे यहाँ एक समुदाय विशेष के प्रति हेट बढ़ रहा है। ये हेट किसने बढ़ाया, ये सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछा जाएगा और राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा। राहुल गांधी ने तो पहले भी लंदन में कह दिया था कि भाई साहब, हमारे देश में डेमोक्रेसी पर जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है उस पर पूरे विश्व को ध्यान देना चाहिए। हालांकि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर देश में इस तरह पेश किया गया कि हमारे देश का हम अपमान कर रहे हैं। भले ही उस अपमान को हम इतने जोर शोर से प्रस्तुत करते रहे, और जो नड्डा जी ने कहा कि 14 के पहले देश ही नहीं था, उसको हमने बड़े आसानी से पचा लिया। लेकिन विदेशी मीडिया इस बात को पचा लेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सवाल इस पर भी उठेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि 2014 के पहले देश घुटनों पर खड़ा था, तो वो घुटनों से कहां पहुंच गया है अब? मेरे ख्याल से तो हमने सारी छवि का मुंह काला कर दिया है। हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि का मुंह काला हो गया है, हमारी गुट निरपेक्ष छवि का मुंह काला हो गया है। हम दुनिया में ये बताते घूम रहे हैं कि हमारे यहां हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि आप बाहर जाते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, बाहर से कोई हमारे यहाँ आता है तो उसे बुद्ध दिखाते हैं, और सावरकर की जयंती के दिन हमारी पार्लियामेंट का उद्घाटन करना तय करते हैं। यह जब बाहर जाते हैं तो नाथूराम गोडसे की बात क्यों नहीं करते? बाहर जाते हैं तो सावरकर की बात क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ हिंदुस्तान में एक वर्ग विशेष के हिंदी पट्टी के लोगों को बेवकूफ बनाने और उनको बरगला करके हेट स्पीच के जरिए उग्रवाद फैलाने का काम हम कर रहे हैं? इस बात का जवाब भी वहां देना पड़ेगा। मैं कर्नाटका पे आता हूं। कर्नाटका में थोड़ा सा रोकना चाहता हूं अग्रवाल जी, थोड़ा रोकना चाहता हूं, दोबारा आते हैं कर्नाटका पे। थोड़ा एक कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी से भी। प्रोफेसर रविकांत जी, आप मुझे लगता है कहीं और हैं, और लेकिन वीडियो आपका बिल्कुल क्लियर है। आपसे समझना चाहता हूं, एक तरफ राहुल गांधी जा रहे हैं विदेश यात्रा पे, अमेरिका की यात्रा पे हैं 28 तारीख से 29-30 को एक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम का नाम ही है मोहब्बत की दुकान, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मोहब्बत की दुकान। यानी मोहब्बत की दुकान की ब्रांचेज जो हैं अब अमेरिका में खोलने राहुल गांधी जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यहां कह दिया कि कर्नाटक जीतते ही कि कर्नाटक में हमने मोहब्बत की दुकान की ओपनिंग कर दी है, यानी यहां से शुरुआत। और कल इस दुकान पर भीड़ लगने वाली है विपक्षी नेताओं की। नीतीश कुमार ने कह दिया, चाचा भतीजा दोनों जा रहे हैं, नीतीश और तेजस्वी जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों के नेता जा रहे हैं जिनको बुलाया गया है। या तो प्रमुख नेता जा रहे हैं या उनके नुमाइंदे जा रहे हैं, उनके द्वारा घोषित जो भी उनका प्रतिनिधि है वो जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। किस रूप में देखा जाए इस विपक्षी एकता को? कर्नाटक से क्या शुरुआत, एक मोहब्बत की दुकान की ऐसी शुरुआत जिसके कारण बीजेपी की दुकानदारी जो है वो बंद होते हुए दिखाई देगी आने वाले समय में? देखिए राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। जाहिर तौर पर जब मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी तो ये जो नफरत का बाजार है वो दूर होगा, और इस हिंदुस्तान की जो असली तासीर है, जहां पर बहुसांस्कृतिक जो हमारा समावेशी राष्ट्रवाद का स्वप्न था, गांधी का, बाबा साहब अंबेडकर का, भगत सिंह का, वो जरूर पूरा होगा। इस बीच में एक व्यवधान आई, जाहिर तौर पर ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से जो सांप्रदायिकता है, जो फांसीवाद है, और एक लीडर का जो पूरे देश में उसकी तानाशाही का जो इस समय पूरा बोलबाला है, उसके खिलाफ अगर कोई एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिस ताकत के साथ उन पूरी नफरतों को, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर जो नफरतें पैदा की जा रही हैं, उनके खिलाफ बड़ी हिम्मत के साथ राहुल गांधी लगातार जूझ रहे हैं। और पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में वो संदेश दे दिया। और यही वजह है कि राहुल गांधी आज दुनिया में भारत के नेताओं में उनकी एक बड़ी सेकुलर छवि बनी है, एक ऐसे नेता की छवि बनी है
जो अपने देश से बहुत मोहब्बत करता है, जो लोगों में विभाजनकारी राजनीति को नहीं पसंद करता है, जो लोगों को एकजुट रखना चाहता है, वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, ऐसे नेता की छवि राहुल गांधी की बनी है। और आपने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं उस मोहब्बत की दुकान का ख्वाब लेकर के, तो मैं तो देखता हूं कि जैसे विवेकानंद भारत का संदेश लेकर के गए थे अमेरिका, शिकागो में भाषण देने के लिए, और उसके बाद भारत की छवि और हिंदू धर्म की छवि, अगर मैं केवल विवेकानंद के ही संदर्भ में कहूं, हालांकि विवेकानंद ने जो भाषण वो समूचे भारत के तमाम संप्रदायों के, उनकी खूबियों और इस देश की संस्कृति के विषय में था, तो जो परचम स्वामी विवेकानंद ने लहराया था वही संदेश राहुल गांधी भी लेकर के जा रहे हैं कि पिछले कई साल से अभी जो धर्म को लेकर के रिपोर्ट है वो मेरी है, जिसने चिंता जाहिर की है कि इस देश में धर्म के कट्टरता बढ़ रही है, हमले हुए हैं, लोगों को लिंच किया गया है। तो अब उस अमेरिका में राहुल गांधी जो संदेश देने जा रहे हैं कि नहीं, भारत की ये सूरत नहीं है, भारत की ये सीरत नहीं है, वरना भारत की असल तो जो सूरत है वो है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों से मुलाकातें की, लोगों ने अपने दिल की बातें की, दुख दर्द बयान किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये संदेश दिया कि नहीं, ये देश जोड़ करके ही बड़ा देश बनेगा, ये गांधी के सपनों का देश है, ये अंबेडकर के सपनों का देश है, और इसे एक होकर के ही इसकी असली तस्वीर मुकम्मल होगी। रही बात इसकी कि कल जो होने जा रहा है कर्नाटक में, निश्चित तौर पर जिस दिन से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए एक नया मैसेज लेकर के आई है, और विपक्ष अब एकजुट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो कहीं हिचक थी कि कांग्रेस के साथ हम आए या कांग्रेस से आगे हम कहीं बात करें, अब जो विपक्ष के दल है वो कांग्रेस की लीडरशिप में उस पूरे विपक्षी एकता को सामने लेकर के आ रहे हैं। वो एक मोर्चे के रूप में सामने आ रहे हैं जो इस फासिस्ट से लोकतंत्र पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे। और मुझे लगता है कि आगे वाले दौर में ये जो तस्वीर है कि एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र के लिए ये विपक्ष एकजुट होगा, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, उसमें चाहे निर्वाचन आयोग हो या उसमें मीडिया के वो संस्थान हो या इस देश में जिस तरह से हमारी संस्कृति को लहूलुहान किया गया है, यहाँ नागरिक वोट को खत्म किया गया है, लोगों को जनता बना दिया गया है, सिर्फ 5 पर ही उनको पहुंचा दिया गया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान को छलनी किया गया है, उससे उलट एक नई तस्वीर बनते हुए दिखेगी कर्नाटक से, जो उस दिल्ली को ललकारेगी सीधे तौर पर, जो दिल्ली फांसीवादी हो गई है, जो दिल्ली अब न दलितों के उत्पीड़न पर कुछ बोलती है, न मुसलमानों की लिंचिंग पर वो उसका कोई जवाब आता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल बड़ा एक संदेश जाएगा, न सिर्फ विपक्ष में बल्कि पूरे देश में भी। जी राजीव। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी। और हमारे साथ 2 और वरिष्ठ साथी हमारे जुड़ गए हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ और प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। कल मोहब्बत की दुकान पर भीड़ लगने वाली है विपक्षी नेताओं की। ये दुकान राहुल गांधी ने खोली है। राहुल गांधी जैसे ही कांग्रेस की जीत हुई थी कर्नाटक में, याद कीजिए, और सबसे शुरुआत में, इस कार्यक्रम की शुरुआत में उनकी बाइट को हम आप सबके सामने पेश कर चुके हैं, रख चुके हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की जो बात की थी, वो दुकान अब हमने खोल दी है कर्नाटक में, और इसके ब्रांचेस जो हैं वो यहां ही देश में नहीं बल्कि विदेश में भी खुलने वाले हैं। और उसकी एक बानगी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मोहब्बत की दुकान इन बे एरिया, ज्वाइन हैंड्स फॉर अ सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। 30 मई को यह कार्यक्रम अमेरिका में होने जा रहा है और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए ने इनवाइट किया है आप सबको। तो जो अमेरिका में है वो अमेरिका में इस कार्यक्रम में जा सकते हैं। लेकिन बात यहां इस इनविटेशन को लेकर नहीं है, बात सीधे है कर्नाटक से लेकर के। और आपके पास सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में देखा जाए यहां से विपक्षी एकता को, और विपक्षी एकता अगर यहां एकजुट, क्योंकि कई लोग तस्वीर दिखा रहे हैं 2018 की, जब इसी कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस और जेडीएस की मिलकर के, और वहां पर एक ही मंच पर देखिए राजीव जी, जो 2018 का आप संदर्भ ले रहे हैं वो फ्रेजाइल यूनिटी थी, वो ऐसी यूनिटी थी जिसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए थी जो हुआ था। इस बार जो बात हो रही है वो है स्ट्रेटेजिक यूनिटी की। स्ट्रेटेजिक यूनिटी में जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वो लोग करीब देश की 80% सीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पे यूनिटी होनी चाहिए,
20% सीटें ऐसी हैं जहां पे यूनिटी करना आत्मघाती होगा अपोजिशन के लिए। ये तो नैरेटिव बना रहा है, जो बीजेपी पार्टी का नैरेटिव है कि अगर पूरी यूनिटी नहीं हुई, अगर टीएमसी और सीपीएम की और कांग्रेस की यूनिटी हो जाएगी तो बीजेपी वेस्ट बंगाल में कुछ सीटें जीत जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर देखिए बिल्कुल स्पष्ट है स्थिति। महाराष्ट्र के अंदर 50% वोट था सेकुलर और 50% वोट था जो कि हिंदुत्व में बिलीव करता था। उस 25% नहीं बल्कि 30% उद्धव ठाकरे के साथ चला गया है। और जो ये पक्का हिंदुत्ववादी वोट भी सेकुलर शक्तियों के साथ आने से खुश है, और जो सेकुलर के साथ रहने वाला तत्व था वो भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे को ज्यादा पसंद कर रहा है बनिस्पत बीजेपी के। तो 75% वोट बैंक हो गया है महाअघाड़ी के पास और 25% वोट रह गया है बीजेपी के पास। वही स्थिति बिहार में है, वही वेस्ट बंगाल में और तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना के अंदर टीआरएस का कांग्रेस होता हो जाएगा तो बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल जाएगी। इस बार की जो यूनिटी है ये स्ट्रेटेजिक यूनिटी है। बीजेपी के जो नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है उससे बिल्कुल इतर जो चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ये बिल्कुल जो समता मूलक समाज और एक सामाजिक एकता के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो नफरत को हटाने और प्यार को जोड़ने वाले और मोहब्बत की दुकान वाले लोग हैं, वो देश में 70% लोग हैं। और जो फैनेटिक लोग हैं वो उनकी संख्या लगातार घट रही है। देश को प्यार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये जो दक्षिण, और एक और चीज राजीव जी आज आपने देखा होगा, मैंने इतिहास में एक नाम सुना था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, अब तो खैर इतिहास से सारे मुगलों का उन लोगों का नाम निकाल दिया गया। अरे मोहम्मद बिन तुगलक उस जमाने में सुनते थे, चमड़े का सिक्का चलता था, वापस होता था, राजधानियां बदलती थी। 5 साल पहले एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आया गया, 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया। अरे अर्थशास्त्र विडंबना, मतलब मैं तो क्योंकि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, अर्थव्यवस्था को बार बार आप आघात पहुंचा रहे हैं। ये 2000 नोट किसके पास थे? हमारे आपके पास थे क्या? एक नोट नहीं था, सारा का सारा ब्लैक मनी था। फिर वो झुग्गी झोपड़ियों वालों को 3 का कमीशन देके सारे नोट चेंज करा लेंगे, फिर गरीब लाइन में लगेंगे। आप देखिएगा 2000 के नोट भी एक्सचेंज करने के लिए जो बैंक में लोग आएंगे वो मध्यम वर्ग और गरीब के लोग आएंगे, क्योंकि वो कमीशन लेके बड़े लोगों का नोट कन्वर्ट करेंगे और ब्लैक मनी जो है खत्म नहीं होगा। तो एक तरफ है मोहम्मद बिन तुगलक, बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाले लोग हैं, और एक दूसरा वो है जो देश को शीतलता देना चाहता है, देश को प्यार मोहब्बत देना चाहता है, देश को जोड़ना चाहता है, मोहब्बत देना चाहता है, जो सेकुलर है, जो गांधीवादी है। और मुझे ऐसा लगता है ये 70% है। और कल जो वहां पे देश की एकता का संदेश मिलेगा वो लोग हैं जो कर्नाटका में कांग्रेस की विजय से खुश हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मेहनत से खुश हैं, राहुल गांधी और प्रियंका की मेहनत से खुश हैं। और जो लोग नजर लगाने वाले हैं, अच्छा है उस जगह में नहीं पहुंचेंगे। और ये जो देश का एक उत्थान का समय है, देश के अच्छे दिन आने वाले का समय है, इस पर नजर नहीं लगाएंगे राजीव जी। जी बिल्कुल नजर नहीं लगाएंगे। कल विपक्षी एकता और विपक्षी एकता में क्या कुछ होना है, कौन कौन पहुंच रहे हैं, ये सब आप सबके सामने होगा। कल दोपहर 12:30 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और शपथ लेंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। हो सकता है उनके साथ कुछ मंत्रीगण भी शपथ लें। इधर आज दोनों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ पहुंचे थे दिल्ली, और तमाम वरिष्ठजनों को दोनों ने आमंत्रित किया, निमंत्रण पत्र बांटा, और वो अब वापस अपनी राह और कल शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है देश में, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। राहुल गांधी पर कोर्ट की निगाहें भी हैं, और कोर्ट चाईबासा कोर्ट से जो केस है वो हाई कोर्ट पहुंचा, झारखंड हाई कोर्ट। मामला था अमित शाह के लिए को लेकर अभद्र टिप्पणी, तथा कथित अभद्र टिप्पणी करने का राहुल गांधी ने तथा कथित अभद्र टिप्पणी की अमित शाह के ऊपर, और हाई कोर्ट ने आज स्टे जो लगाया था चाईबासा कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए ये कह दिया कि अब इस पर हम फैसला सुनाएंगे। क्या फैसला आता है वो देखेंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दोनों अगर देखा जाए तो एक राहुल गांधी को पीछे खींचता है, और दूसरा राहुल गांधी खुद ताकत लगा करके दुकान पे दुकान खोले जा रहे हैं। किस रूप में देखा जाए, कौन जीत, किसकी हार होने वाली है?
जी, मैं बताता हूँ राजीव जी कि ये घेरने की कोशिश क्यों हो रही है। और पहले जगह हम लोग समझें कि ये मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान और ये चल रहा है, और अब अमेरिका में भी मोहब्बत की दुकान खुल रही है, कर्नाटका में खुल गई। तो इसका मायने क्या है? देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई से निकला हुआ भारत एक आदर्शवाद से निकला हुआ एक मूवमेंट, और उससे नए भारत की स्थापना हुई। उसमें तमाम आदर्शवाद थे, वो आदर्शवाद चले, हमारी आपकी पीढ़ी तक भी चले, और जो के पास रेफरेंस था, हमारे घरों में वो लोग थे जिन्होंने गांधी, नेहरू, सुभाष को किसी को देखा था, आजादी की लड़ाई देखी थी, भारत को आजाद होते हुए देखा था। वो आइडियलिज्म धीमे धीमे घुलता गया, डाइल्यूट होता गया, और नई आर्थिक नीतियों के बाद तो बहुत तेजी से हुआ। तो जो आप कांग्रेस में या विपक्षी पार्टियों में सुनते हैं या मीडिया में कि साहब राहुल गांधी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है, बड़े आइडियलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन अमित शाह हैं कि सरकार ना भी आए तो भी सरकार बना लो, खींचतान के एमएलए को खरीद के। ये जो भारत की राजनीति में एक प्रदूषण आया, वो भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए, अब जहां पे भारत आ गया है, जो आर्थिक स्थिति है, जो इतना बड़ा युवा है, इतना हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं और लोग पढ़कर आ रहे हैं, अब अगला भारत आइडियलिज्म से निकलेगा। अब अगला भारत 3 तिकड़म से नहीं निकलेगा, इनोवेशन से निकलेगा। क्यों अमेरिका में गूगल का आविष्कार होता है, क्यों अमेरिका में ट्विटर और फेसबुक बनता है, हमारे यहाँ इतने IIT से क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि अमेरिका का या यूरोपीय कंट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा वहां की जनसंख्या का अभी भी आदर्शवादी है। आप देखिए, वहां क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर कितनी जागरूकता है, महिला अधिकारों को लेकर कितनी जागरूकता है। तो ये आदर्शवाद पिछले कुछ 2-3 दशकों में हमारी राजनीति से, हमारी पब्लिक लाइफ से बाहर निकल गया। अब हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो या राजनीति के बाहर हो, उसको आगे बढ़ने की ललक है, कैसे भी भौतिक संसाधन जुटाने की ललक है। आवश्यकता ना भी हो तो भी 3 AC घर में ले आएगा, जितनी तनख्वाह है उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेगा, भले ही वो EMI देने में उसकी खाट खड़ी हो जाए। ये भारत के आइडियलिज्म को दूर करता है। आप देखिए, G23 कांग्रेस में क्या कहता था, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कीजिए। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को कर्नाटका ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी ने वहां पे विक्टिम कार्ड खेला, मुझे 91 बार गालियां दी गई, मुझे गाली दी जाती है। लोगों ने उस पर सहानुभूति नहीं जताई, लोगों ने आइडियल पॉलिटिक्स को चुना, जिसमें विकास है, जिसमें वादे हैं और गंभीर रूप से वादे हैं। तो ये जो हमारी राजनीति में एलिमेंट आया है, किसी बयान को तोड़ मोड़ कर देना, स्पिन कर देना, उसको घुमा देना, विधायक खरीद लेना, सरकारें गिरा देना, ये जो राजनीति में प्रदूषण आया है, उसके खिलाफ खड़ी होगी ये मोहब्बत की दुकान। तो मोहब्बत की दुकान के मतलब ये है कि राजनीति को वहां ले जाना है जहां भारत की आजादी के बाद जो आदर्शवाद था, जो आइडियलिज्म था, जिसकी भारत के संविधान के एक शब्द में, प्रियम्बल में जिसको लिखा गया है, हम उससे दूर हो गए। तो ये तो है मोहब्बत की दुकान का मतलब। अब कौन लोग इसके खिलाफ हैं? जो लोग इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, जो सामाजिक एकरूपता के खिलाफ हैं, जो
महिलाओं को, वंचित समाज को अधिकार देने के खिलाफ हैं। जो तीन तिकड़म वाले लोग हैं कि दफ्तर में जाओ, फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर दो, अपना काम निकाल लो, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं है, टीटी को 500 रुपए देकर सीट ले लो। ये जो हमारी दैनिक जीवन में ये जो तीन तिकड़म ने कब्जा कर लिया है, और हम भले ही जितना भी पूजा पाठ, नमाज और प्रेयर्स कर लें, लेकिन होता क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में की जो शुचिता है, जो आदर्शवाद है, उसको हम भूल चुके हैं। और ये जो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, ये उन्हीं ताकतों की है जो स्टेटस को के हैं, जो जुगाड़ पे विश्वास करते हैं, जो तीन तिकड़ों में विश्वास करते हैं, जो काम चले कैसे भी चले उस पर विश्वास करते हैं। तो मोहब्बत की दूर से जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के समाज की अब जरूरत है मोहब्बत की दुकान, और भारत के समाज की अगर जरूरत वो महसूस नहीं कर रहा है तो उनको महसूस करनी चाहिए, क्योंकि भारत की आगे की प्रगति इनोवेशंस के सहारे होगी। अब भारत की अगली प्रगति आविष्कारों से होगी, नए आइडियाज से होगी, और नए आइडियाज आदर्श समाज पैदा करता है। यही मोहब्बत की दुकान पैदा करती है। राजीव जी। जी बिल्कुल, एक आदर्शवादी राजनीति की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी और उस पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात यहां कह रहे थे प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया है, शायद लग चुका है दोस्तों, नोटबंदी का झटका एक बार फिर से, नोटबंदी 2, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे, और उनसे पहले मैं आप सबको बता चुका हूं कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट जितने भी हैं उसको फटाफट बदल डालिए, और ये जरूर मानिए कि उसमें कोई भी चिप नहीं लगा है। जो मोहतरमा आप लोगों को बताई थी कि उसमें चिप लगा हुआ है, 200 मीटर अंदर रख करके भी, 200 मीटर जमीन के अंदर भी होगा तो पता चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब झूठ बोल रहे थे, फरेब है। और ये नोट क्या है वो तो आप सब समझ गए। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर हमेशा कहते आए कि इस देश का सबसे बड़ा अगर घोटाला कोई है तो वो नोटबंदी है। तो क्या सचमुच नोटबंदी एक घोटाला है? आने वाला वक्त वो भी बताएगा। चलिए, नोटबंदी से इतर एक खबर है, एक झटका है, और इसको उसी हिसाब से लीजिए। बहुत लोग हैं जिनके पास 2000 के नोट तो होते ही नहीं है। इस देश में अगर 5 किलो अनाज पे 80,000 परिवार पल रहा हो तो फिर आप समझ सकते हैं कि 2000 के नोट कहां से होंगे जिसको बदलवाने जाएं, लाइन में लगें। जो कुछ थे आप पहले निकलवा लिए, उसके बाद आपने सबको मोबाइल दे दिया, खरीदना पड़ा, दिया नहीं, खरीदना पड़ा। जबरदस्ती खरीदना इसलिए पड़ा क्योंकि आपको जनधन खाते का बहाना बताया गया, आपके बैंक अकाउंट खुलवाए गए, और बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ साथ कहा गया ये OTP नाम की एक वस्तु है, वो आएगी आपके, उसमें आपका 5, 4, 5, 6 नंबर आएगा, वो बताना होगा, इसलिए भाई साहब आप मोबाइल खरीद लीजिए। तो मोबाइल भी खरीदवाया गया, मोबाइल का भी बेनिफिट हुआ, यानी कि दुकान खूब सज गई है। लेकिन उस दुकान के ऊपर एक नई दुकान खोलने की चाहत राहुल गांधी और उसमें वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये झटके पे झटका है बीजेपी के लिए? क्या कल दिन में एक और झटका लगने वाला है बीजेपी को? यह समझने की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूं सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। किस रूप में देखा जाए, यह झटका या कुछ और? ये जो मोहब्बत की जो बात हो रही है, इसको बहुत ही भावुकता और रोमानियत से आगे बढ़कर इस शब्द को समझने की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़ा राजनीतिक पेश भी है। अगर हम ये कहें कि हाल के वर्षों में भारत की राजनीति ने जो अमृत तत्व हमें प्रदान किया है, हमारी पुरानी पिछले
3-4 हजार साल की सारी सांस्कृतिक मानवीय विकास, करुणा, दया, इन सबका एक जो निचोड़ के रूप में हमारे सामने जो प्रस्तुत हुआ है, वो यही मोहब्बत की दुकान है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट समझाना चाहूंगा, और मैं अपनी बात भी इससे कहना चाहता हूं कि इस मोहब्बत की दुकान को उस संदर्भ में समझना चाहिए जिसके लिए नेहरू जी के मरने के बाद एक गीत लिखा गया था, जो कैफी आजमी ने लिखा था। उसकी एक जो लाइन थी, बाकी बहुत अच्छा गीत है वो, मेरी आवाज सुनो, उसका शीर्षक था। एक फिल्म में फिल्माया भी गया था। उन्होंने कहा था कि मेरी मोहब्बत का अंदाज जो है वो निराला है, मेरे प्रेम का अंदाज दूसरा है। तो वो अंदाज एक जो दूसरा है, वही जो है आज हमको राहुल गांधी के जरिए दिख रहा है। बुद्ध की जो करुणा थी, गांधी की जो स्वतंत्रता की चेतना थी, और उसके बाद जो नेहरू ने जो हमें नागरिक वोट दिया, सामान्य वोटर्स के में सीमित न रखकर हमें एक नागरिक बनाया। अंबेडकर जी ने जो समानता का और बंधुत्व का हमें संदेश दिया, इन सबको अगर हम एक काढ़ा तैयार करें तो वो काढ़ा जो है इस मोहब्बत की दुकान में बिकेगा। यही जो आसव है, अमृत तत्व है, यही इस मोहब्बत की दुकान का जो है मुख्य प्रोडक्ट है। और उससे क्यों भारतीय जनता पार्टी घबराती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के साथ प्रेम का जो नाटक करती है वो एक दूसरे तरह का है। वो हमेशा देखिए बताएगी कि देश से प्रेम करो, भारत माता, मातृभूमि, भारत जननी, इन तमाम चीजों के, लेकिन उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या होता है ये हम समझ सकते हैं। उसका चरम जो है, या उसके बहुत सारे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं, कभी जिसका उल्लेख अभी हमने किया। जनधन की योजना क्या थी? लोगों को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे देखिए गरीब जनता से कितना प्यार करती है कि हमें जो है वो घर घर में बैंक खुलवाने जा रही है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि लगभग 14,000-15,000 करोड़ जनधन में इकट्ठा हुए और 14,500 करोड़ लेके नीरव मोदी जो है वो लेकर बड़े प्यार से चले जाते हैं। तो ये उनके मोहब्बत का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। उसके बाद 2000 किस तरीके से बंद हुए, इसके पहले का एक ये सीक्वल है। ये तो आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 जिस रात को उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद जो दुर्गति हुई लोगों की, उसके ऊपर सत्ताधारियों ने बाकायदे उसके ऊपर मजाक उड़ाए। लोगों ने ये भी बताया कि देखिए शादी है घर में लेकिन पैसा नहीं है। तो आखिर ये कैसा प्रेम है आपका लोगों के प्रति, ये हमें पिछले 8-9 सालों से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लोगों के प्रति प्रेम जो है उन 80 करोड़ लोगों में आप देख सकते हैं जो आज 5 किलो 10 किलो राशन में जीवित है। इसके विपरीत जो राहुल गांधी का जो प्रेम है, मोहब्बत की दुकान है, ये कहने का उन्हें इसलिए हक है कि ये इस मोहब्बत का मतलब सामान्य प्रेम नहीं है, सामान्य उनके प्रति अपना प्रेम दर्शाना नहीं है। राहुल गांधी का वही प्रेम जो है एक्चुअली वो कांग्रेस की हमारी परंपरा से जो चला आ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा से चला आ रहा है, देश के प्रति प्रेम है, देशवासियों के प्रति प्रेम है, जो उन्हें एक सजग नागरिक, एक सशक्त नागरिक बनाना चाहता है। ये जो सारा का सारा भारत जोड़ो यात्रा जरूर इस नाम से शुरू हुई कि नफरत के खिलाफ ये प्रेम की यात्रा है, लेकिन उस प्रेम के पीछे के जो छिपे हुए कारण है, छिपे जो निहितार्थ हैं, वो निहितार्थ यही है कि भारत की जनता को भयमुक्त किया जाए, एक निरंकुश शासन से उसको लड़ना सिखाया जाए और उसे अपने पैरों पे वापस खड़ा किया जाए। कर्नाटक दोनों ओर से प्रयोगशाला बना था
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से प्रयोगशाला बना हुआ था, जहां हिंसा भी फैलाई गई, जहां नफरत भी फैलाई गई। वहां पर एक जो है ध्रुवीकरण किया गया। लेकिन इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो मोहब्बत से दिया गया, कांग्रेस के द्वारा दिया गया, और एक मजबूत सरकार जो बनी है। तो कल का जो 12 बजे का वक्त है जिस समय शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो समझिए कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कल की सुबह थोड़ी देर से होगी। कल बहुत सुबह नहीं होगी, बल्कि 12 बजे सुबह होगी। ये जो प्रेम है, इस प्रेम का संदेश लेकर ही राहुल गांधी विदेश भी जा रहे हैं। विदेश के लोग अब समझने लगे हैं कि किस तरीके से हाउ डू मोदी या फिर सब चंगासी या फिर इस तमाम तरह के अब की बात ट्रंप सरकार आदि जैसी चीजों से किस प्रकार से भारत की जनता को बेवकूफ जो बनाया गया, उसका प्रदर्शन हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश में तक जाके किया। अब जो है जिसकी शुरुआत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई, दुकान जो है बीजेपी की है वो बंद होती जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां मैं आपको बताऊं कि कुछ धार्मिक गुरुओं के माध्यम से वहां पे वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। आप सब जान रहे हैं कि मेरा इशारा किस ओर है। तो ये जो चीज है, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मोहब्बत जो है वो जरूर जीतेगी। जैसा कि मुगल आजम में एक गाना था, मोहब्बत जिंदाबाद, तो मुझे लगता है कि मोहब्बत जिंदाबाद के नारे आगे आने वाले समय में लगते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत जिंदाबाद। राहुल गांधी भी मोहब्बत की बात ही कर रहे हैं। और अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या इसे एक झटके के तौर पे आप देखते हैं जो कल कुछ होने वाला है? राजीव जी, ये झटका तो है कि अच्छी बात, कल शनिवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है, और बजरंगबली के दिन जो कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान का उद्घाटन हो रहा है, ये डबल झटका है। और तीसरा झटका जो है वो तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट होंगे और सिद्धारमैया जी का जो होगा शपथ ग्रहण समारोह, उसमें सब इकट्ठा होंगे। अंतर ये है राजीव जी, 2018-2023 में कि 2018 में शपथ ग्रहण समारोह सिद्धारमैया का नहीं बल्कि एचडी कुमारस्वामी का था। 2023 में जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो रमैया का हो रहा है। तो इसलिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो है 2023 में भी 2018 खोज रहे हैं और 2024 में जो 2019 खोज रहे हैं, उनको इसका अंतर होना चाहिए। ये 80-20 का मामला जो है, जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ये वही 80-20 का मामला है। अब 80 वालों का नंबर है, तब 20 वालों का नंबर लगा था शपथ ग्रहण के लिए। तो ये 80-20 जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उत्तर प्रदेश में खासतौर से चलाया गया था 80-20 का मामला जो है, तो 80-20 जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि सुनते हैं कि 40% जो है जमानत जब्त हुई है लोगों की वहां बजरंगबली की कृपा से कर्नाटक में। तो अब ये मोहब्बत की दुकान खुल रही राजीव जी, तो निश्चित तौर पर झटका तो है ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से। और जिस तरीके के समीकरण तैयार हो रहे हैं, जिस तरीके की व्यूह रचना तैयार हो रही है, तो ये एक झटका है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस झटके से उबरने की तैयारी किस तरीके से करती है। जैसा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह के आए थे कर्नाटक में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दंगे होंगे। तो अब वो दंगे होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वही एक सहारा है इस तरीके के झटकों से उबरने के लिए, और तो कोई दूसरा सहारा दिखता नहीं है। क्योंकि बजरंगबली ने तो मना कर है साफ साफ एक तरीके से, चला दी है बजरंगबली ने। तो तैयारियां भी देखना होगा, तैयारियां किस तरह जो है वो होती है आगे चल करके। अब ये जो है राजीव जी, मुझे लगता है कि कल के बाद जो है एक स्पष्ट रूपरेखा जो है थोड़ी सी हो जाएगी 2024 के लिए चुनावी गठबंधन की। और ये भी शायद आभास होने लगेगा कि जो गठबंधन हो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होंगे कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कोई एक स्वरूप जो है वो गठबंधन होगा। मुझको लगता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस ही जो होंगे, लेकिन एक भावनात्मक मुद्दा जो है इस गठबंधन के पीछे वो होगा, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो निश्चित तौर पे होगा। और एक समझ होगी कि भारतीय जनता पार्टी को तरीके से सत्ता से बाहर किया जाना है। ये विपक्षी दलों के बीच में एक जो है वो आम सहमति बन रही है और ये बनेगी। बड़े हिस्से में मुझे
कांग्रेस लीड करेगी और जिसके लिए तमाम विपक्षी दल में अधिकांश जो है वो तैयार है, जो तैयार नहीं भी है तो वहां कांग्रेस का उनसे सीधा सीधा संघर्ष है। तो इसलिए जो तैयार नहीं भी है तो उनको उनके तैयार ना होने में भी जो है वो इस विपक्षी गठबंधन की ही भलाई है, वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भला उसमें नहीं होने जा रहा है। अगर मान लीजिए कांग्रेस और टीआरएस का गठबंधन नहीं होता है, कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं होता है, तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कुछ संभावनाएं तलाशने की जगह नहीं बचती है किसी भी तरीके से। केरल में अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन नहीं होता है तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह तलाशने की संभावना नहीं बनती है किसी भी तरीके से। ये जो है ये स्पष्ट है कि गठबंधन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ विपक्षी दल लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी कि आपने पिछले 10 साल जो थे वो तो 70 सालों का जो इस देश की उपलब्धियां थी उनको गाली देते हुए आपने निकाल दिए, लेकिन आपने इन 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया? देश जो है उसका जवाब मांगेगा, पूछता है भारत कि जी आपने इन 10 सालों में देश के लिए किया क्या है। 10 साल पहले देश की आर्थिक स्थिति, आज जब देश 10 साल के बाद देश खड़ा है तो देश कहां पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, बार बार आप लोग पाकिस्तान की बातें करते हैं, तो आप क्या भारत को पाकिस्तान के मुहाने पर ले जाते हैं? आर्थिक स्थिति देश की जिस तरीके से बदहाल हो रही है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की बराबरी आप ले आके खड़ा करना चाहते हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता के सवालों के जवाब देने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात में तैयार होना पड़ेगा कि जनता सवाल पूछेगी। गालियों का हिसाब तो आपने रख लिया, आपने उसके लिए मुंशी रखा हुआ था, उसने भी गलत हिसाब जोड़ के दिया, लेकिन अब आपने 10 साल किया क्या है इसका हिसाब जनता मांगेगी। उसके लिए आपको मुंशी जो वो कायदे का रखना पड़ेगा। संबित पात्रा टाइप के लोगों से काम नहीं चलेगा जो फर्जी पोस्टर जो वो सोशल मीडिया पे जारी कर देते हैं। तो अब देखना यह है कि मोदी जी जो है वो किस तरीके से अपने नए मुंशी नियुक्त करते हैं। वो मुंशी कहां से आते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से मोदी जी को एलर्जी भी बहुत ज्यादा है, बुद्धिजीवियों से खासतौर से एलर्जी है, और हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हो तो उससे और ज्यादा एलर्जी है मोदी जी को। लेकिन ये पोस्टर जो तैयार होते हैं और आपकी उपलब्धियां जो बताते हैं ये बुद्धिजीवी ही बताया करते हैं, पोस्टर वही तैयार किया करते हैं। तो अब देखना यह है राजीव जी कि वो जो है मैनेजमेंट कंपनियां पोस्टर तैयार करती हैं मोदी जी का 2024 के लिए, कि कुछ बुद्धिजीवी जो है वो उसका पोस्टर तैयार करता है। कुल मिला के झटका जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी को इस झटके से उभरने की तैयारी करनी चाहिए। 1 साल का समय बचा है। जो पिछले 9 सालों में पाप किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बहुसंख्यक जनता के साथ में, इस देश की अर्थव्यवस्था में, उनसे जो है वो क्षमा याचना का वक्त है। 1 साल का प्रायश्चित करने का समय है। अगर भारतीय जनता पार्टी उससे प्रायश्चित करती है और रास्ते पे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जाती है, प्यार मोहब्बत की बातें करती, नफरत के बाजारों को बंद करती है, और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, उन मोहब्बत की दुकानों को खोलने में अगर अपना सहयोग करती है तो भारतीय जनता पार्टी को इन झटकों से उभरने का एक मौका मिल सकता है। अन्यथा ये झटके जो है वो गहरे होने वाले हैं राजीव जी। और आज सुना है कि कहीं भूकंप आया है बहुत तगड़ा 7.7 डिग्री का प्रशांत महासागर में, तो ये झटके बहुत तगड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकते हैं। प्रशांत महासागर जो है वो जापान के तरफ भी और उधर अमेरिका की तरफ भी है, और जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। खैर लेकिन इधर झटका जो है, एक दूसरा जोरदार झटका क्या कल लगने वाला है कर्नाटक में, और क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार बनने जा रही है। ठीक फरमा रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी कि 2018 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कांग्रेस के नहीं थे बल्कि जेडीएस के थे। इस बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये और इसके साथ साथ विपक्षी दलों की एकजुटता, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने वहां से शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ किसका? तो विपक्षी एकता का, यूनिटी विपक्षी दलों की। तो क्या आज खबरें दोस्तों बहुत हैं, इतनी खबरें हैं जिस पर चर्चा की जाए तो शायद ये 1.5 घंटे का कार्यक्रम कम हो जाएगा। आना चाहता हूं सीधे प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक खबर और बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदानी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी, जेपीसी ध्यान आ रहा था क्योंकि जेपीसी काफी हो चुका है सदन के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कमेटी जो गठित की थी उस स्पेशल कमेटी ने कहा है कि प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया जो है यहां पर कुछ गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अब बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे, लेकिन ये जो स्पेशल कमेटी है उसकी नजर में अदानी साहब गलत नहीं है। सेबी को 3 महीने का समय दिया जा चुका है
और राहुल गांधी को घेरने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी अभी समय के गर्त में है, ये आप याद रखिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो बेड़ा उठाया है मोहब्बत की दुकान का, वो खोल रहे हैं। वो चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है, साफ दिखाई दे रहा है। इस पर जब आगे और बढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं। माफी चाहूंगा, उस समय आपको रोका था और कर्नाटक की बात आगे ले जाना चाहता था, इसलिए जरा बहुत सारी बातें यहां कर्नाटक की हो गई हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे तमाम दोस्तों की बात आप सुन चुके हैं, आपके विचार, आपकी बात, और क्या यहां से एक मजबूत गठबंधन, विपक्षी एकता का एक सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर कर्नाटक को हम देखने जा रहे हैं, मानने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये एक जोरदार झटका होने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक बीजेपी विपक्षी एकता को हल्के में लेती आ रही है। आज की तारीख जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी हल्के में ले रही है, लेकिन कल के बाद से क्या तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? कल मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पहले है हिडनबर्ग रिपोर्ट पर आपने कहा, कल अपन ने चर्चा की थी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है 2 कानून मंत्रियों को एक साथ हटाकर। आज दोस्ती का थोड़ा सा प्रतिफल मिल गया है। गृह राज्य मंत्री को भी बरी कर दिया गया है और हिडनबर्ग रिपोर्ट जो एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपी है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब ये मान लेना चाहिए कि प्रभात कुमार ने आत्महत्या करी थी, उसकी किसी ने हत्या नहीं करी। और हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी वो असत्य है और सेबी को भी बता दिया गया है कि। प्रमोद जी, जरा प्रभात कुमार का आपने नाम लिया, वो संदर्भ भी बता दीजिए। अजय मिश्रा टेनी का नाम आएगा प्रभात कुमार की जैसे चर्चा होगी, तो जरा वो संदर्भ भी रेफरेंस बता दीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे साथियों को हो सकता है कि अजय मिश्रा टेनी का भी एक मामला था जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अजय मिश्रा टेनी आप जानते हैं कि मंत्री हैं, मंत्री महोदय हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। उनके ऊपर किसानों की हत्या का केस उनके बेटे के ऊपर, और उसमें इनका नाम भी है। लेकिन ये दूसरा 23 साल पुराना एक केस था, इसमें ये बरी हुए हैं और वो हत्या का आरोप था प्रभात कुमार जिनका नाम ले रहे थे। इसलिए थोड़ा सा, चूंकि आपने वही मैंने कहा कि कल को ये फैसला भी आएगा कि उनके पुत्र ने भी किसानों को कुचला नहीं था जीप से, जीप अपने आप चल गई थी और किसान उसके नीचे आ गए थे। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी को 24 से रोक दिया जाएगा या 29 का चुनाव ना लड़ने दिया जाएगा। गांधी तो इस देश में बिना चुनाव लड़े भी राष्ट्रपिता बनता है। उसके लिए त्याग की, समर्पण की और मानवता की, प्रेम की जरूरत होती है। यह सारा गुण इस गांधी में भी मौजूद है। यह राष्ट्रपिता बनेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह तो तय है कि यह इस देश को उसी दिशा में ले जा रहा है जहां पर इस देश का महात्मा गांधी इस देश को ले जाना चाहता था। यह आदमी गरीबों की चिंता करता है, यह आदमी नफरत के विरुद्ध बोलता है, यह आदमी हिंसा का विरोधी है, यह आदमी हर उस वर्ग से जुड़ना चाहता है जो वंचित है, हर उस वर्ग को कुछ देना चाहता है जिसके पास अभाव है। यह आदमी 5 किलो राशन बांट करके वोट जुटाना नहीं चाहता। यह बताना चाहता है कि देश को तकनीकी तौर पर उन्नत करके, वैज्ञानिक तौर पर उन्नत करके, शिक्षा के तौर पर उन्नत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह आदमी उन डिग्रियों के साथ हमारे सामने है जो उसने विदेशों से पढ़कर प्राप्त की है। यह आदमी 4वीं पास करके हमारा नेता नहीं बना है। इसलिए मोहब्बत की दुकान का कर्नाटका से संबंध जो जोड़ रहे हैं हम, वह एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के हम सामने आ रहे हैं। फिर से इस देश को अब तय करना है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट का वो सेशन जिसमें राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था पिछले चुनाव के पूर्व, और जाकर के मोदी जी को गले लगा लिया था और कहा था कि आप मुझसे चाहे जितनी नफरत करिए, मैं आपसे नफरत नहीं करूं।
यह बात पता नहीं उस समय बहुत हंसी में उड़ा दी गई थी, लेकिन उसका असर अब दिखने लगा है। लोग राहुल गांधी के गले लग रहे हैं, उनकी नीतियों की सराहना करने लगे हैं और उसका प्रतिफल भी देने लगे हैं। ठीक है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संवैधानिक एजेंसियों और आपने जो प्रभुसत्ता बना ली है वो भी है, लेकिन प्रेम एक ऐसी धारणा है जिसे समाप्त करना किसी का बस नहीं है। यह देश उस कृष्ण का देश है जिसमें उसकी प्रेयसी की फोटो उसके साथ हर जगह लगी हुई है, पत्नी की नहीं लगी हुई। इसलिए प्रेम कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, यह सारी दुनिया जानती है। प्रेम के इस भाषा को इस देश को समझना होगा। यह देश समझ भी रहा है और उसका एक संदेश कल पूरे देश को फिर से मिलेगा और उस संदेश से इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिसे फिर से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जैसा समझा जा सकता है। जी जी बिल्कुल, राजीव बहुत जी, सही आप कह रहे थे कि कृष्ण के साथ राधा और ये प्रेम का देश है और लेकिन यहाँ प्रेम के ऊपर नफरत इतना ज़्यादा हावी है कि अब फिर से प्रेम को ऊपर लाना पड़ रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ रही है। और कल उसकी बानगी हम देखेंगे जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस की दुकान और उस पर तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होंगे, उसके लोग इकट्ठा होंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होंगे, तो क्या कुछ होने जा रहा है। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी की विदेश यात्रा और राहुल गांधी को यहां घेरने की तैयारी, इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अलग अलग कोर्ट में केसेस और उसके अलावा जो केस जिस पर राहुल गांधी उंगलियां उठा रहे हैं, खासकर अदानी का मामला हो, इससे पहले रफाइल का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, ऐसे तमाम मामले जो हैं वो कहीं न कहीं नीचे दबे हुए और राहुल गांधी का मामला सबसे ऊपर। जी देखिए, एक तो जो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक्सपर्ट कमेटी का मैंडेट क्या था, जरा हम ये समझ लें। ये एक्सपर्ट कमेटी कोई घोटाले का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। ये एक्सपर्ट कमेटी देख रही थी कि क्या रेगुलेटरी रिजीम, ये जो नियम कानून है सेबी के, क्या ये उचित हैं इस तरीके के घोटाले को रोकने के लिए। और वो हिंडनबर्ग के आरोप के इर्द गिर्द था। तो ये कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये कोई जांच एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये एक्सपर्ट कमेटी थी, वो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी है। अब इसको ये कहना है क्लीन चिट। क्या एक्सपर्ट कमेटी ने बयान लिए? एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी का बयान लिया, उनके मैनेजमेंट का बयान लिया, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ की, इनको इंटरोगेट किया, उनके पेपर ढूंढ किया, उनके तमाम विदेशी बैंक खातों पे और उनके भाई पे जो आरोप लगे, क्या वो बैंक खाते निकलवाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं और वो भी लिमिटेड, उसका जो स्कोप है, उसके तहत उनको लगा कि हाँ भाई, ये रेगुलेटरी रिजीम में किसी फेरबदल बदलाव की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट का जिनको भी शक हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ था और ये जो जस्टिस जज साहब की जो कमेटी बनी थी, उनको आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 5 मेंबर की कमेटी थी और जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में या उनकी निगरानी में, उसके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं था। और मैंडेट हो भी तो ये एम्पावर्ड कमेटी नहीं है, ये पुलिस नहीं है,
ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं काम कर रही है, ये कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, इसके पास कोई पिनल पावर्स नहीं है। तो इस तरीके उसको क्लीन चिट कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, उनको लग रहा है कमेटी को, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है तो ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, जेपीसी भी अगर बनती तो जेपीसी भी, मैंने 2-3 जेपीसी देखी हैं। जेपीसी के बाद क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहली बात तो इंपावर्ड होती है, किसी को भी सम्मान करती है। दूसरा, वो अपनी रिपोर्ट देती है स्पीकर को, स्पीकर सरकार को देता है, सरकार उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक्शन टेकन रिपोर्ट देती है कि इस कमेटी की इन चीजों पर एक्शन ये ले रहे हैं। फिर वो लीगल एक्शन होता है, पुलिस, सीबीआई, अदालतें वहां आती, एजेंसी आती हैं। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग समझ लें कि जिस तरीके से ये मीडिया में चल रहा है कि क्लीन चिट दे दी गई, ये क्लीन चिट का मामला नहीं था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि कर्नाटका की पॉलिटिक्स का असर और राहुल गांधी को, तो जैसा मैं पहले राउंड में कह रहा था राजीव जी कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो बहुत कुछ अपसेट करने वाला है। जिस तरीके से राजनीति होती है, जिस तरीके से अदालतों के फैसले होते हैं, जिस तरीके से पूरा निजाम चल रहा है, पर्दे के पीछे सारा काम। और आप यूपीए 1 में देखिए कि अब वो आरटीआई लाया गया, वो आरटीआई कहां चला गया अभी। तो वो जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया था कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के वादे होंगे, वो सब चले गए हवा में। अभी तो नरेंद्र मोदी जो है वो एक महाराज की तरीके से चला रहे हैं कि नोट बंद कर देंगे, शादी है नहीं हो पाएगी। तो ये इस तरीके से उनका ये स्टाइल है काम करने का। मुझे लगता है कि ये भारत जैसे बड़े देश में संभव नहीं है। ये सिंगापुर में, कहीं नॉर्थ कोरिया में, छोटे देशों में शायद ये मॉडल चल जाए, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में जिसका कि डेमोक्रेसी का इतना इतिहास है, संघर्षों का इतिहास है, वहां पे इस तरीके का चमत्कारिक व्यक्तित्व लेकर कोई आ जाए और जड़ी बूटी के जरिए शासन करने की कोशिश करे तो वो चलता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को तमाम मुकदमों में घेरने की कोशिश हो रही है। और मेरा संदेह है, और ये गलत संदेह साबित हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरा संदेह है कि राहुल गांधी को इतने मुकदमों में फंसाएंगे ये लोग कि राहुल गांधी संसद में दोबारा ना आने पाए और राहुल गांधी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की साजिश पूरी। और इसमें कांग्रेस पार्टी जो भी लीगल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मुझे लगता है कि वो उस केस की मेरिट को देख रहे हैं, वो इन सत्ताधारियों के चरित्र को नहीं देख रहे हैं कि इनके से सत्ताधारियों का जो चरित्र है वो नैतिक अनैतिक मानने वाले लोग नहीं हैं, वो मेरिट देखने वाले लोग नहीं हैं। वो तमाम मुकदमों में फंसाकर वो राहुल गांधी को इलेक्शन प्रोसेस 2024 के बाहर रखना चाहते हैं। और जो राहुल गांधी बाइंडिंग फोर्स होंगे अपोजिशन यूनिटी के, और जो बाइंडिंग फोर्स होंगे आगे की राजनीति की दिशा तय करने के लिए, उसमें कमजोरी निश्चित तौर पे आएगी। मैं उन बहुत आशावादी लोगों में नहीं हूं जो कि राहुल गांधी संसद के बाहर रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको सिंपैथी मिलेगी तो वो बहुत जो है वो समर्थन मिल जाएगा। नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर ही आप सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, सिस्टम के बाहर रहकर आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। राजीव जी, सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता है और इसके लिए राहुल गांधी को सिस्टम के अंदर आना होगा, यानी राहुल गांधी को सदन के अंदर आना पड़ेगा, राहुल गांधी को चुनाव लड़ना होगा। और चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी के जो केसेस हैं उसको बहुत सारे वकील हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन क्या ये जो केसेस हैं इतने हल्के हैं और उसको हल्के में लिया जा रहा है, ये
राहुल गांधी को समझना होगा, उनके लोगों को समझना होगा, और देश में जुडिशरी किस दिशा में है उस पर भी ध्यान रखनी पड़ेगी, नजरें रखनी पड़ेंगी। और क्या कारण है कि 4 साल में तीसरे कानून मंत्री आ जाते हैं, 2 कानून मंत्री हटा दिए जाते हैं रातों रात, अचानक फरमान जारी। एक फरमान कल जारी हुआ, 2 कानून मंत्री हटाए गए, किरण रिजिजू और बघेल साहब, और एसपी सिंह बघेल दोनों हटा दिए गए, दोनों कानून मंत्रालय संभालने वाले। और आज एक फरमान आया जिसमें 2000 रुपए का नोट जो है उसको अब मतलब नोटबंदी एक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जापान और इधर नोटबंदी का आह्वान, ऐलान, ये क्या कुछ कहता है? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? क्या आने वाले समय में और सितंबर तक, अक्टूबर में चुनाव है, इसका क्या चुनाव से भी कुछ लेना देना है? क्या छत्तीसगढ़ में जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं और ईडी जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रही है, इसलिए अब नोटबंदी का सहारा लिया जा रहा है? सवाल तो बहुत हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले जो बात जो यहां हम रख रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण ये है कि क्या एक अलग तरह के एक अगले झटके, एक और झटके की तैयारी है कल, ये समझने की कोशिश। आना चाहता हूं सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आऊंगा और प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहता हूं राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारी बातें, और राहुल गांधी को क्या आपको लगता है अगर राहुल गांधी बाहर रहते हैं तो क्या कुछ आप देखते हैं, और राहुल गांधी अगर सिस्टम के अंदर आते हैं तो क्या कुछ होता है? जरा मान लें कि राहुल गांधी बाहर हैं तब क्या कुछ, और मान लें कि राहुल गांधी बाहर नहीं है, अब अंदर आ गए हैं, तब क्या कुछ? कर्नाटक का चुनाव सामने है, विपक्षी एकता की गांठ मजबूत होते हुए कल दिखाई देगी, ये भी तय है। ये तमाम बातें हो रही हैं, उसके बाद जरा आपको हो सकता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन सवाल तो वाजिब है, लाजमी है, उसका जवाब आपके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राजीव जी, अतिशयोक्ति न मानिएगा, ये कंपैरिजन मत मानिएगा, लोग इसमें ट्रोल करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाए थे उन्होंने, वो केवल सारथी थे। और महाभारत के युद्ध में बिना छोटी सेना होने के बावजूद पांडव जीते थे और कौरव हारे थे। तो जरूरी नहीं है कि आप युद्ध में अस्त्र उठाएं। एक ही बार उनको मौका पड़ा था जब उन्हें वज्र उठाना पड़ा, जो रथ के पहिए आए थे। तो मैं ये मानता हूं आज की तारीख में राहुल गांधी एक आइकन बन गए हैं। अमलेंदु जी ने कहा अगर देश में प्रेम जीतेगा, देखिए अगर की गुंजाइश नहीं है, अगर ये देश जीतना है, अगर ये देश को एकजुट रहना है, अगर इस देश को आगे बढ़ना है, इस देश में मोहब्बत ही जीतेगी। अगर ये भारत जैसे देश में मर गई और घृणा जीत गई, ये देश नहीं बचेगा। मैं जो मेरा अनुभव है इस देश के बारे में, और इस देश को जितना मैंने महसूस किया है, अपनी सांसों में महसूस किया है इस देश को, ये देश है ही प्यार और मोहब्बत का देश। एक प्रमोद जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी पत्नी नहीं दिखती, उनकी प्रेयसी दिखती हैं। ये कलयुग में भी हो रहा है, कुछ लोगों की पत्नियां नहीं दिखती, जिनको तलाक नहीं दिया है, उनकी भी प्रेयसी दिखती है, और वो प्रेयसी भी आगे बढ़ के उनकी रक्षा करती है, पत्नी तो बेचारी कहीं और रहती है। मैं किसी का संदर्भ नहीं ले रहा, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं तो एक संदर्भ ले रहा हूं। देखिए वास्तविकता में आज जो परिस्थिति है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ लें, चाहे हाई कोर्ट का संदर्भ लें, इस देश के लोकतंत्र में परमेश्वर है इस देश की जनता, इस देश का वो गरीब आदमी जिसकी आमदनी कम हुई है, जिसकी नौकरियां छूटी हैं, मध्यम वर्ग, मेरे शिष्यों की नौकरियां छूटी हैं, रोज हजारों लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। और ये देश की जनता और ये देश के बच्चे और गरीब और मध्यम वर्ग ये सोच रहा है कि अगर पिछले 4 साल के अंदर हमारी तनख्वाहें कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो एक गुजरात के रहने वाले की आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई अगर कोई बेईमानी नहीं हुई? तो यह है प्रश्न। अब ये सुप्रीम कोर्ट और हमें हाई कोर्ट की चिंता नहीं कर रही, हमको चिंता करनी है इस देश की जनता की। और ये देश की जनता जिसके चेहरे पे पसीना है, जिसने प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में डाला है, जिसके घर में एक एक आदमी कोविड में मरा है, और 40 जवान के परिवार जिनके पिता या जिनके पति वहां शहीद हुए हैं,
उनका लहू ये पूछेगा कि तुमने देश के लिए क्या किया। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले, कामत साहब कुछ कर ले, सेबी की कमेटी कुछ कर ले, हमें किसी की चिंता नहीं है। हमको केवल इस देश के जो गरीब लोग हैं और मध्यम वर्ग लोग हैं, जिनको हिंदू मुसलमान ने उलझा के इसके देश को तोड़ा गया है, अब देश के हाथ में बागडोर इन लोगों के हाथ में है। और अगर ये देश सरवाइव करेगा, और मैं जानता हूं ये देश सरवाइव करेगा, ये सनातन देश है, ये हमेशा सरवाइव करेगा और ये जीतेगा और यही विश्व को रास्ता दिखाएगा, लेकिन प्रेम से रास्ता दिखाएगा। ये विद्वेष वाला देश नहीं है, ये घृणा वाला देश नहीं है। राहुल गांधी एक सारथी हैं, वो चाहे युद्ध खुद लड़े, अस्त्र उठाएं ना उठाएं, अतिशयोक्ति मत कहिएगा। जो मैं कल्पना कर रहा हूं वो कल्पना कर रहा हूं। ये युद्ध फिर पांडव जीतेंगे और फिर कृष्ण जिताएंगे, फिर प्यार जीतेगा, फिर घृणा और नफरत जीतेगी, फिर ये विद्वेष की राजनीति हारेगी और ये जीतेगा, ये हमेशा रहेगा। और यहां पे हम लोग इस देश में प्रेम को नहीं मरने देंगे और नफरत को नहीं जीतने देंगे। लहू की आखिरी बूंद तक हम देश को बचाने के लिए, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए, लोकतंत्र निरपेक्षता को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे और मरेंगे तब इस देश में घृणा को जीतने देंगे। राजीव जी, लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं। लोकतंत्र का मंदिर संसद और उस एक नए मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन शुरुआत में जैसे कह रहा था 28 मई को है। और क्या यह संयोग है या प्रयोग है कि 28 मई को ही सावरकर का जन्मदिन है, जयंती है, सावरकर जयंती। तो ये तो प्रधानमंत्री जाने। और लेकिन एक बात और भी है कि हरी झंडी तो आप बहुत दिखाते हैं, उद्घाटन देश की राष्ट्रपति महोदया से अगर करवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए, उद्घाटन प्रधानमंत्री ही कर